वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आते हैं और भी सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी रिएक्शंस आते हैं। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में हमने बता दिया था, वहीं सिलेबस में भी है। अब इसके आगे हमें पढ़ना है कि अगला रेट ऑफ रिएक्शन को अगला फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है। तो अगला फैक्टर हमें पढ़ना है टेम्परेचर। तो हमें पढ़ना है कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो वांट हाफ एक वैज्ञानिक थे, वांट हाफ, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा कि अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाता है, टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये कितना होता है, अपने इनिशियल का हो जाता है डबल, 2R हो जाता है डबल। तो इसको देखा था वांट हाफ ने। तो वांट हाफ ने क्या देखा था कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने इनिशियल का कितना होता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो ये था टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था, इसको वांट हाफ ने देखा था। अब इसका जो इक्वेशन बनाया गया था, इक्वेशन प्रॉपर वांट हाफ ने ना बना के इसको बनाया था अरहीनियस ने। तो अरहीनियस ने क्या बनाया था, इक्वेशन दिया था। और इक्वेशन क्या दिया था कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उन्होंने जो इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन था K = A और e पे पावर माइनस EA डिवाइड बाई RT। इसमें जो K है वो है रेट कांस्टेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं वेग स्थिरांक। दूसरा उसमें है A। अब A को बोलते हैं अरहीनियस फैक्टर, या फिर इसका एक और नाम है और वो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर एक नाम और इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंट फैक्टर। इसके 3 नाम है। अगर इसको हिंदी में बोलना चाहे तो इसको बोलते हैं अरहीनियस गुणांक। फैक्टर का मतलब होता है गुणांक। फ्रीक्वेंसी फैक्टर को बोलते हैं आवृत्ति गुणांक, इसको बोलेंगे आवृत्ति गुणांक। तो ये को क्या बोलते हैं, सबसे पहले K हो गया, K है रेट कांस्टेंट, A है अरहीनियस फैक्टर। उसके अलावा जो EA है, EA को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट और T है इसमें टेम्परेचर, तापमान। गैस कांस्टेंट को हिंदी बोलेंगे गैस नियतांक। एक्टिवेशन एनर्जी को हिंदी बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पर सबसे पहले टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए सबसे पहले वांट हाफ ने देखा था। वांट हाफ ने क्या देखा कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने प्रीवियस का दोगुना हो जाता है। लेकिन इन्होंने कोई इक्वेशन नहीं दिया था। तो इक्वेशन किसने दिया, बाद में अरहीनियस ने इसके लिए इक्वेशन बनाया कि उसी इक्वेशन को बोलते हैं अरहीनियस इक्वेशन। तो अरहीनियस इक्वेशन क्या था, K = A और E पे EA डिवाइड बाई RT, ये इक्वेशन था। इस इक्वेशन में जो K था वो था रेट कांस्टेंट और ये टेम्परेचर है, तापमान। उसके अलावा जो A है, A को बोलते हैं अरहीनियस फैक्टर या फिर अरहीनियस गुणांक। EA को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। R है गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर था। तो यहाँ पर इन्होंने अरहीनियस ने K और T के बीच एक रिलेशनशिप बताया और रिलेशनशिप था ये, और इसी को बोलते हैं अरहीनियस इक्वेशन। अब जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लॉग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और लॉग में कन्वर्ट करके दोबारा और भी इक्वेशन बनते हैं। तो कौन कौन से इक्वेशन होते हैं अब हमें वो जानना है। तो ये इक्वेशन अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का हमें लेना है नेचुरल लॉग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेते हैं। तो नेचुरल लॉग लेंगे तो इसको लिखते हैं ln से। तो ln K = यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ln A और साथ में यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ प्लस लिख देते हैं, तो प्लस ln E और इस पे पावर हो जाएगा माइनस EA डिवाइड बाई RT। अब नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस ई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं नेचुरल लॉग दिया हुआ है के, ये ln
के दिया हुआ है, तो इसको अगर हमको लॉग ई बेस में कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई और के, ये हो जाएगा। और वहीं लॉग ई को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा तो इसमें क्या करते हैं 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और के, ये हो जाएगा। अब हमें इसी क्या करना है, इसको लॉग बेस ई में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई के इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे लॉग बेस ई ए प्लस, अब ये पूरा वैल्यू तो इसको लिख सकते हैं लॉग ई लॉग ई, और यहाँ क्या दिया हुआ ई पे पावर ई ए डिवाइड बाई आर टी, तो ये हो गया लॉग बेस ई में। अब जो यहाँ पे लॉग बेस ई है तो यहाँ पे जब भी ये और ये वैल्यू सेम रहती है, कभी भी अगर ऐसा दिया हो लॉग बेस मान लीजिए x है और ये किसी x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो इस पूरे की वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हमने बताया था, तो यहाँ पर भी इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, और ये इस पे पावर है तो ये आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें आगे हो जाएगा लॉग बेस ई के इक्वल टू लॉग बेस ई ए, और ये वैल्यू माइनस में है तो आगे जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी, और ये पूरी वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाए तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, ये इक्वेशन एक ये है, दूसरा ये है। अब हमें क्या करना है कि लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम इसी इक्वेशन में यहाँ पर क्या करेंगे 2.303 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह यहाँ पर भी 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट 2.303 और लॉग ई दिया है तो इसकी जगह हो जाएगा 10 के इक्वल टू, इसके जगह फिर यहाँ पे लिख देंगे 2.303 और लॉग बेस 10 और हो जाएगा ए और माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक। तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा लॉग बेस ई के का वैल्यू हो जाएगा, ये लॉग बेस 10 में हो जाएगा, फिर इसको भी लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर और इसमें सेम ऐसे उतार देना है। अब हमें आगे क्या करना है कि 2.303 का डिवाइड कर देना है इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा लॉग बेस 10 के इक्वल टू, यहाँ पर भी कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा लॉग बेस 10 ए और माइनस यहाँ हो जाएगा ई ए डिवाइड बाई आर टी, इसी में 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको पहले लिख देते हैं 2.303 और हो गया आर टी। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया लॉग के फॉर्म में। तो ये तीनों जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन को बोलते हैं अर्हीनियस इक्वेशन। इसके अलावा इसको भी चाहे तो इसको भी अर्हीनियस इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये सारे अर्हीनियस इक्वेशन होते हैं, और कभी भी इस पर हमको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व किस पे करेंगे, इस वाले पे करते हैं, लॉग बेस 10 वाले पे, इस फार्मूले पे ही हमें क्या करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। अब हमें ये देखना है कि दो अलग अलग अगर टेम्परेचर लेते हैं तो उस समय K1 और K2 पे क्या फ़र्क आता है। जैसे कि अगर एक टेम्परेचर लेते हैं T1 और दूसरा टेम्परेचर लेते हैं T2, तो T1 टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है उसको मान लेते हैं K1, और T2 टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है उसको मान लेते हैं K2। तो हमें अब ये देखना है कि K1 और K2 में क्या रिलेशनशिप रहेगा और उसके लिए कैसे इक्वेशन आएगा। तो सेम इसी इक्वेशन में अगर हमको T1 की वैल्यू चाहिए होगी तो T1 में जो K, यहाँ पे अगर T1 ले लेते हैं उस समय जो K की वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे K1। तो इसी इक्वेशन से बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा लॉग K1 इक्वल टू लॉग ए और माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर T1। तो एक इक्वेशन मान लेते हैं ये इक्वेशन हो गया 4। तो अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन हम टेम्परेचर T2 पे लेंगे, तो T2 पे अगर लेते हैं तो वहाँ K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K2 हो जाएगी। तो यहाँ दूसरा लिखेंगे लॉग K2 इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर T2। किसी पर्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए ए की वैल्यू ई ए की वैल्यू चेंज नहीं होती है, आर की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होता है क्योंकि रेट कांस्टेंट है। उसके अलावा ए की वैल्यू और ई ए की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू कभी भी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। तो ये दो इक्वेशन मिल गया, इसको बोलते हैं कि इक्वेशन 5। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं कि अगर जो टेम्परेचर है T2 की वैल्यू मान लेते हैं ज़्यादा है T1 से। अगर T2 की वैल्यू ज़्यादा है तो जैसा हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, K की वैल्यू भी इंक्रीज करती है, तो उस समय K2 की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी K1 से, ये आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें इक्वेशन 5 में लॉग K2 है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी लॉग K1 से, तो इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिख देंगे इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4।
देंगे तो जब अभी माइनस करते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, ये माइनस हो गया तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस में मिलकर हो जाएगा प्लस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस ये लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे log K2 माइनस log K1, ये हो गया। अब इक्वल किधर, ये और ये वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू कट जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये बच गया तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आएगा। तो पहले इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा EA डिवाइड बाई 2.303 RT1 माइनस ये वैल्यू देंगे EA डिवाइड बाई 2.303 RT2। अब यहाँ पर EA और 2.303 और R ये तीनों क्या है, ये तीनों कॉमन है दोनों तरफ, तो इसमें क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो आगे करते हैं, EA डिवाइड बाई 2.303 R कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 1/T1 माइनस 1/T2, ये हो गया। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो कभी भी log माइनस में रहता है उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log K2 डिवाइड बाई log K1। तो यहाँ लिख देंगे log K2 डिवाइड बाई K1। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। तो अलग अलग टेम्परेचर अगर दिया हो तो अलग अलग टेम्परेचर पे जो अरहिनियस इक्वेशन है उसमें ये इक्वेशन लिखते हैं, जिसमें K1 और K2 का वैल्यू आ गया। ये है आपका K1, तो K1 और K2 का रिलेशनशिप मिल जाएगा अलग अलग टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर इसको भी बोलेंगे अरहिनियस इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन ये इक्वेशन किसके लिए है, जब दो अलग टेम्परेचर दिया हो उस समय के लिए है। ये टोटल क्या था, अरहिनियस इक्वेशन था, जो क्या बताता था कि रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप होता है। अब आगे इसमें कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आपको करा देते हैं, जिससे ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब आपको अरहिनियस इक्वेशन पर ही कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी किताब के ही एग्जाम्पल का है 4.10। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर 500 केल्विन है और दूसरा है 700 केल्विन। इन दो टेम्परेचरों पे जो रेट कांस्टेंट है, 500 केल्विन पे ये रेट कांस्टेंट है और 700 पे ये रेट कांस्टेंट है। कैलकुलेट करना है हमें एक्टिवेशन एनर्जी और ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब 500 केल्विन रहता है टेम्परेचर, उस समय जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 0.02, और जब टेम्परेचर इतना कर देते हैं तो उस समय रेट कांस्टेंट ये हो जाता है 0.07, और हमें कैलकुलेट करना है ई की वैल्यू कैलकुलेट करना और ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अरहिनियस इक्वेशन का ही यूज करेंगे, और इक्वेशन क्या था, log K2 डिवाइड बाई log K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं EA डिवाइड बाई 2.303 R, और ब्रैकेट में हो जाता है 1/T1 माइनस 1/T2। ये अरहिनियस इक्वेशन था जब दो डिफरेंट टेम्परेचर रहेगा। इसी इक्वेशन में इसे पुट कर देना है। अब यहाँ पर ये जो K1 है उस समय टेम्परेचर T1 इसको मानेंगे। अब ये जो टेम्परेचर है इसको मान लेते हैं अगर T1, तो उस समय ये वैल्यू को मानते हैं K1, और ये हो गया अगर टेम्परेचर T2 तो उस समय जो रेट कांस्टेंट हो जाएगा इसको लिख देंगे K2। तो यही सारी वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पुट करते हैं log, अब K2 की जगह ये कर देंगे, हो जाएगा 0.07, और K1 की जगह हो जाएगा 0.02 इक्वल टू EA की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिख देंगे EA और डिवाइड बाई 2.303, और R की वैल्यू होती है 8.31, ये हो गया, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1/, अब T1 ये है 500 तो यहाँ लिख देंगे 500 और माइनस 1/T2 हो गया 700। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो जो ये वैल्यू है अब यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ जाएगा 7/2, तो यहाँ पे आ गया log 7/2 इक्वल टू, ये हो गया EA डिवाइड बाई 2.303 8.31, और यहाँ पे 500 और 700 है, इसको ले लेंगे 500 मल्टीप्लाई 700, और ऊपर की तरफ हो जाएगा 700 माइनस 500। इसे सॉल्व करना है। अब ये log 7/2 है तो 7/2 को लिख सकते हैं log 3.5 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.31, और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर इसमें से कटेगा तो ऊपर 200 आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा, तो 200 में से 2 जीरो माइनस कर देंगे, 2 जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे 5 इंटू 700, ये वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है।
अब log 3.5 है, log 3.5 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.544 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.31 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 2 और नीचे 5 इंटू 700। अब हमें EA की वैल्यू निकालनी है, तो EA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.544 इंटू ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 इंटू 8.31 इंटू ये सारा पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500 और डिवाइड बाई ये वैल्यू हो जाएगा 2। अब ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आएगा 18,230.8 और आंसर आ जाएगा जूल में। तो ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी निकलेगा। दोबारा बता देते हैं कि दो टेम्परेचर दिया गया, एक 500 एक 700। 500 टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है 0.02 दिया गया है और 700 पे जो रेट कांस्टेंट है 0.07 दिया गया है। अब हमें इस इक्वेशन को यूज करेंगे और इन्हीं से इक्वेशन है दो अलग टेम्परेचर के लिए। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, K2 की जगह ये और K1 की जगह ये वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन करने के बाद जो EA की वैल्यू है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है, वो आएगी 18,230.8 और आंसर आता है जूल में। अब इसको अगर किलो जूल में करना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, EA इक्वल टू 18.23 किलो जूल, ये वैल्यू भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि दो टेम्परेचर जो दिया हुआ है, तो इस दो टेम्परेचर में किसी भी एक टेम्परेचर को लेंगे और उससे अर्हीनियस इक्वेशन से उसको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन ले लेंगे लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT। अब इस इक्वेशन से हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो के है वो कोई भी दोनों में से ले सकते हैं, इसमें से कोई भी लेंगे और वहीं इसका टेम्परेचर ले लेंगे। तो मान लेते हैं पहले इसके लिए K1 के लिए लेके कर देते हैं। तो इसके लिए जो के की वैल्यू है 0.02 है, तो यहाँ लिख देंगे लॉग 0.02 इक्वल टू ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है लॉग ए और माइनस EA की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ये है 18230.8 डिवाइड बाई 2.303 रेट आर की वैल्यू है 8.31 इंटू टेम्परेचर। जब अगर के की वैल्यू ये लिए तो उस समय टेम्परेचर ये 500 ले लेंगे, तो यह हो जाएगा 500। अब इस पूरे को हमें कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू इधर लेके आएंगे, तो हो जाएगा इधर की तरफ आएगा, बच जाएगा लॉग ए इक्वल टू ये वैल्यू पूरी इधर, तो ये लिख देंगे लॉग 0.02 और प्लस ये वैल्यू इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस, प्लस में हो जाएगा 18230.1.8 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.31 और इंटू 500। अब इस पूरी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद साथ में ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद सबको जोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है हमको, लॉग ए का हमको निकालना है एंटी लॉग। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं ये सब चीज़ें हमने बता चुकी हैं। तो एंटी लॉग जब कैलकुलेट करेंगे तो उस समय जो ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.61। तो इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी कोफिशिएंट ए की वैल्यू 1.61 कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। तो ये था एग्जाम्पल। क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 4.29। तो जैसा कि आपको यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और साथ में 298 केल्विन टेम्परेचर पर 10% कंप्लीट हो रहा है और साथ में 308 केल्विन पर 25% कंप्लीट हो जा रहा है और दोनों में जो टाइम लग रहा है सेम टाइम लग रहा है। साथ में जो ए की वैल्यू है वो दे दिया गया है, इतनी है, और पूछा क्या गया है 318 केल्विन पर के की वैल्यू और EA की वैल्यू पूछ दिया है। के है रेट कांस्टेंट और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको देखना है कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो इक्वेशन होता है वो हम लिखेंगे। तो के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी और यहाँ लिखते हैं लॉग इनिशियल और डिवाइड बाई किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये हो जाएगा।
ये इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, टी को इधर और के को इधर कर देंगे, तो टी को इधर कर देते हैं और के को यहाँ कर देते हैं, तो ये हो गया टी और ये हो गया के। अब ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। तो पहले केस के लिए इस इक्वेशन पे हम टी की वैल्यू निकाल, इस केस में मान लेते हैं जो टाइम है उसको मान लेते हैं T1, तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइम को T1 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के की वैल्यू इसमें मान लेते हैं K1 हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं K1 और यहाँ हो जाएगा लॉग इनिशियल मान लेते हैं R0। और अब 10% अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो बचा कितना, 90% बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका 90%, क्योंकि यहाँ रिमेनिंग अमाउंट लिखना होता है। तो यहाँ 10% कंप्लीट हुआ तो 90% होगा, तो A0 का 90% हो जाएगा 0.9 R0, ये हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, R0 से R0 कट गया, यहाँ बच जाएगा 1/0.9, तो इसको लिख सकते हैं 10/9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं वापस कि T1 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K1 और log 10 डिवाइड बाई 9। अब log 10/9 को लिख सकते हैं log 10 माइनस log 9, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसी को, इसको लिख सकते हैं log 10 और माइनस log 9, ये हो गया। आगे करेंगे इसमें कि T1 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K1 और साथ में log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस log 9 की जो वैल्यू होती है वो हो जाता है 0.9542, ये हो गया। अब यहाँ पर ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.1052 डिवाइड बाई K1, ये हो जाएगा T1। तो एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे T1 की वैल्यू इतनी हो गई। इसी तरह इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, T2 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ फिर से वापस इसी इक्वेशन पे जाएंगे, यहाँ लिख देंगे T2 इक्वल टू 2.303 और डिवाइड बाई लिख देंगे K2 और यहाँ हो जाएगा log इनिशियल R0 हो गया। और फाइनल हमें लिखना है, तो फाइनल इसमें क्या है 25% कंप्लीट हो जा रहा है। अगर 25% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, बच गया 75%। तो यहाँ हो जाएगा A0 का नीचे लिख देंगे 75% और 75% लिखते हैं 0.75 A0, ये लिख देंगे। अब इसे हमें इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ भी क्या होगा, R0 से R0 कट गया तो 1/0.75 बच जाएगा। तो 1/0.75 को हम लिख सकते हैं 4/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह पे 4/3। तो यहाँ लिखते हैं 2.303 डिवाइड बाई K2 और ये हो जाएगा log 4/3 और log 4/3 को क्या लिख सकते हैं, log 4 माइनस log 3। तो इसी को मिटा के ही कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा log 4 और माइनस log 3। अब आगे करेंगे T2 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K2 और log 4 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू हमें यहाँ पे लिख देना है। तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 और माइनस log 3 की वैल्यू होती है 0.4773, तो ये वैल्यू होती है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर वापस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा T2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.2876 और डिवाइड हो गया K2 और ये इक्वेशन हो जाएगा 2। अब आगे क्या करना है कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों में सेम टाइम लग रहा है, तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि T1 और T2 जो टाइम है वो दोनों टाइम सेम है। तो आगे करते हैं इसमें, इसको मिटा के अब तो यहाँ लिख देंगे T1 इक्वल टू T2। तो T1 की वैल्यू दी गई 0.1052 और डिवाइड बाई K1 इक्वल टू T2 की वैल्यू है 0.2876 और डिवाइड बाई K2। अब क्या करेंगे, K2 को इधर ले आएंगे, ये वैल्यू इधर लाएंगे, तो K2/K1 मिल जाएगा हमें। अब आगे क्या करना है, K2 डिवाइड बाई K1 ये करना है। तो ये इधर चला गया, ये पूरी वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.2876 और डिवाइड बाई 0.1052। अब इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.73, ये वैल्यू मिल गई K2/K1 की वैल्यू। अब आगे अर्हीनियस का इक्वेशन लगाएंगे इसके लिए। तो अर्हीनियस का इक्वेशन होता है, यहाँ लिख देते हैं log K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R और ब्रैकेट में था 1/T1 माइनस 1/T2, ये इक्वेशन था।
अब इस इक्वेशन सॉल्व करना है। अब K2 डिवाइड बाई K1 ये वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ आगे लिख देंगे log 2.73, क्योंकि K2 बाई K1 की वैल्यू यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे ये वैल्यू देंगे। आगे क्या करना है हमको, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे E और डिवाइड बाई 2.303 और R की वैल्यू होती है 8.31, ये लिख देंगे। और साथ में T1 और T2 दिया गया है, तो इसमें जो T1 टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा 298 केल्विन और T2 हो जाएगा 308 केल्विन। तो यही टेम्परेचर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना। आगे लिख देंगे 1/298 माइनस 1/308 केल्विन। और इस पूरे को कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी आ जाएगी 0.4367, ये हो गई इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे E डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.31, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा 298 मल्टीप्लाई 308 और ऊपर लिखेंगे 308 माइनस 298, तो ऊपर हो गया 10। तो आगे हो जाएगा यहाँ पर E इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू इधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगी 0.4367 इंटू ये वैल्यू 2.303 इंटू 8.31 और फिर ये वैल्यू साथ में 298 इंटू 308 और डिवाइड बाई हो जाएगा 10। अब इस पूरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद E की वैल्यू आ जाएगी, तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है E इक्वल टू 76,745, ये हो जाएगा जूल। तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है कि 318 केल्विन पे रेट कांस्टेंट कितना होना है, तो आगे यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो वापस अरीनेस इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, log K इक्वल टू log A माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT। अब ये इक्वेशन हो गया अरीनेस इक्वेशन, इसी पे लगाएंगे। हमको अब EA की वैल्यू पता चल गई, तो हमें EA की वैल्यू पता है, R पता है, टेम्परेचर 318 केल्विन लिखना है, E की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा log K इक्वल टू log A की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10⁻10, ये हो गया। और माइनस E की वैल्यू यहाँ कैलकुलेटन है 76745 डिवाइड बाई 2.303, R की वैल्यू 8.31 और जो टेम्परेचर है वो है 318 केल्विन। इस पूरे को कैलकुलेट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर ये हो जाएगी 10.6021 और माइनस इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी पूरी रह जाएगी 12.6043, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो आएगा ये माइनस में आ जाएगा माइनस 2.0022, ये हो जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर है, log K के बराबर हो जाएगा। log K इक्वल टू ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। तो अगर इसका एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग माइनस 2.0022, इसका अगर एंटी लॉग निकालते हैं तो इसमें जो K की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 9.9 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा सेकंड पे -1। इस तरीके से K की वैल्यू आएगी। तो हमें दो वैल्यू कैलकुलेट करना था, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा था ये रेट कांस्टेंट। दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर दें। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता था, सबसे पहले स्टेप में जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन था उसको लिखेंगे, उससे T1 की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही T2 का वैल्यू निकालते थे। थर्ड स्टेप में क्या करते थे, दोनों को इक्वल कर देते थे और इक्वल करने से हमें क्या मिलता था, K2 डिवाइड बाई Q1 मिल जाता था। फोर्थ स्टेप में क्या करना था, फोर्थ स्टेप में जो अर्हीनियस का इक्वेशन था log K2 बाई K1, ये वाला इक्वेशन जो था log K2 बाई K1, इस फार्मूले को लगा के कैलकुलेट करना था हमको एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल रहा था। फोर्थ स्टेप ये था और पांचवा स्टेप यहाँ पे था। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद अब क्या कैलकुलेट करना था, हमको K की वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो ये पूरा 5 स्टेप था, ये पूरा 5 स्टेप था। इस तरीके से हमें EA और रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।